तो आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में। और ये जो आपका DC01 पेपर है उसका यूनिट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर एंड सर्विसेज, जो कि आपका डीसी का 01 पेपर है। और इसके अंदर यूनिट 3 जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसके ऊपर। तो आज जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो है इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो डेवलपमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हमने अपने पहले वाले यूनिट में पढ़ा था कि जो बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट होता है डेवलपमेंट के, उसके बारे में, ठीक है, उसके यूनिवर्सल पैटर्न के बारे में हमने पढ़ा था कि सबका डेवलपमेंट इस एज में ये होना चाहिए, इस एज में ये होना चाहिए। इसके बारे में हमने बात की थी कि इतने टाइम तक बच्चा बैठना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, डेवलपमेंट के ऊपर बात की थी। अब जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है हर इंडिविजुअल के लिए। तो आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो डेवलपमेंट होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स इसको इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हम बेसिकली हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रूप में जानते हैं कि दो फैक्टर होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जो कि डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी मतलब वंशानुगत, और एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, वातावरण जो। और इस यूनिट में हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि हेरिडिटी को, डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वो हेरिडिटी कौन कौन से फैक्टर्स हैं और एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आता है डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट की दिशा, रेट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की रेट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और क्रिटिकल पीरियड। ये चार प्रिंसिपल्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की, यानी डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। देखिए, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट टू डायरेक्शन में फॉलो करता है। वन डायरेक्शन इज हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की तरफ। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू फीट। In other words, improvement in structure function come first in head region and then trunk and finally in neck region। यानी कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो पहले सिर वाले रीजन में डेवलपमेंट होगा, फिर आपके जो धड़ होता है उस वाले रीजन में डेवलपमेंट होता है, और फिर फाइनली पैरों वाले रीजन में डेवलपमेंट होगा। तो ये सर से पांव तक की डायरेक्शन को फॉलो करता है। ये जो प्रिंसिपल है ये बर्थ से पहले, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब भी यही प्रिंसिपल काम करता है, और बर्थ के बाद भी यही प्रिंसिपल काम करता है, हेड टू टो वाला। मोटर डेवलपमेंट ऑल्सो फॉलो द हेड टू टो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। अब जो मोटर डेवलपमेंट होता है, ये अभी जो हमने बात की थी वो फिजिकल डेवलपमेंट की बात की थी, इसी तरह से जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो भी फॉलो करता है हेड टू टेल डायरेक्शन डेवलपमेंट। यानी कि जो सिर के मसल्स होंगे, बच्चा उनके ऊपर पहले कंट्रोल पाएगा, जैसे कि उसकी आंखों के ऊपर उसका कंट्रोल पहले आएगा, माउथ के ऊपर आएगा, फिर गर्दन का वो संभालना सीखेगा, फिर आर्म्स, धड़ के जो पोर्शन होते हैं उनको संभालना सीखेगा, और फाइनली लेग्स को। इसी तरह से इसी का नतीजा है कि हम देखते हैं कि सबसे पहले बच्चा अपना सर को संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर फाइनली चलना सीखता है। तो हेड डेवलपमेंट, दिस ट्रंक डेवलपमेंट एंड फाइनली लेग्स डेवलपमेंट। तो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो चाहे मोटर डेवलपमेंट हो, दोनों ही डेवलपमेंट जो है वो सर से लगाकर लेग की को डायरेक्शन को फॉलो करता है। द सेकेंड डायरेक्शन, जो दूसरे तरह का डायरेक्शन होता है, वो फिजिकल और मोटर दोनों में ही फॉलो होगा। ये होता है सेंटर से साइड की तरफ बॉडी में। अभी मैं आपको जो डायग्राम दिखाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सेंटर से बॉडी के एंड्स की तरफ, ठीक है, ये आउटवर्ड डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है, जिसमें बॉडी का जो सेंटर पार्ट होता है डेवलपमेंट वहां से शुरू होकर फिर साइड में जाता है। द बॉडी पार्ट एंड द मसल विच आर नियर टू द एक्सिस ग्रो अर्लियर, और जो दो हाथ दूर है वो सबसे लास्ट में कंट्रोल आता है, उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे प्रीनेटल में पीरियड में हेड, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड ट्रंक विच आर टुवर्ड द सेंटर। बॉडी के सेंटर की तरफ कौन से हैं? हेड है, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है, ट्रंक है। इनके मसल्स का डेवलपमेंट पहले होगा, और जो आर्म्स है, लेग्स हैं, जो बहुत दूर हैं सेंटर पॉइंट से, उनका डेवलपमेंट लेटर होगा। जैसे हाथ की अंगुलियां हैं, पैर की अंगुलियां हैं, ये बिल्कुल एंड में है। तो प्रिंसिपल ये कहता है कि इनका डेवलपमेंट सबसे लास्ट में होता है, इनके ऊपर कंट्रोल, मोटर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो भी इनके अंदर सबसे लास्ट में आता है। इसी तरह से आप देखेंगे बच्चों की अंगुलियों का कंट्रोल सबसे लास्ट में आता है। ये देखिए, ये डायग्राम हमें क्लियरली बता रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये हेड टू टो डेवलपमेंट, देखिए सर से
नीचे की तरफ डेवलपमेंट जाएगा। तो यहाँ पे जो मोटर पार्ट्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनका डेवलपमेंट पहले होगा, फिर इन बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा और फाइनली लेग्स का डेवलपमेंट होगा। तो दिस इज सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा सेंटर टू वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ से चीजें बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो ये जो पोर्शन जो इस सेंट्रल एक्सिस के नजदीक जो पोर्शन होंगे उनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। चाहे इस डायग्राम में देखें चाहे इस डायग्राम में देखें, ये भी सेंट्रल एक्सिस ही है। इनके पास पास जो चीजें होंगी उनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा सेंट्रल एक्सिस के, और ये आप हेड टू टो डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हेड टू टू और सेंट्रल एक्सिस डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं। ये फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट दोनों में ही काम आएगा। अब आता है रेट ऑफ डेवलपमेंट। अभी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो हर इंडिविजुअल में डिफर करता है। you have read that development of all children follow the particular sequence. For example, in the case of motor development, all children will first learn to roll on their back, then sit, creep, walk, climb and so on. तो ये डेवलपमेंट जो होता है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है, ठीक है। जैसे कि पहले बच्चा रोल करना सीखेगा, जो लुटना कहते हैं, जिसको राउंड रोल करना सीखता है। उसके बाद वो बैक की तरफ होगा, फिर थोड़ा बैठना सीखेगा, फिर किसी चीज को पकड़े खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा और फिर चढ़ना सीखेगा। अब ये हर बच्चा इन डेवलपमेंट की स्टेजेस से गुजरता है, बट you would also recall reading the earlier unit that ages at each development require different abilities are different. अब ये हर बच्चा जिस एज में ये चीजें सीखेगा वो डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे शायद 9 माह की उम्र में चलना सीख लें, कुछ शायद 10-13 साल के होते हैं, 13 मंथ के होते हैं तब सीखते हैं। तो हर किसी का ये जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है ये अलग अलग होता है, पर सीक्वेंस जनरली ये सेम ही फॉलो करेंगे, सेम सीक्वेंस बट इन द डिफरेंट एज। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है। Consequently, there are differences in the age when children reach a particular milestone of the development or acquire particular ability. इसी तरह से बच्चे की एज में डिफरेंट होगा जब वो कोई पर्टिकुलर डेवलपमेंट माइलस्टोन को अचीव करेगा। हर बच्चा एक, देखो सीक्वेंस सेम रहेगा डेवलपमेंट का, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, पर वो कब होगा ये बच्चे टू बच्चे डिफर करेगा। किसी का जल्दी एज में हो जाएगा, किसी की लेट एज में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो माइलस्टोन होते हैं डेवलपमेंट के, ये एक्वायर सीक्वेंस में होंगे, पर वो जो अचीव करेगा वो एज अलग अलग हो सकती है सबकी, चाहे वो एबिलिटी हो चाहे डेवलपमेंट हो। अब आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। लेट एस अंडरस्टैंड दीज थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। ओके, द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म रिजल्ट इन अ सिंगल सेल। देखो एक फर्टिलाइजेशन होता है, एग ओवम से जब स्पर्म मिलता है तो एक सिंगल सेल बनाता है। इस सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, ठीक है। एक सेल से 2, 3, 4, 5 ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से बहुत फास्ट रेट पे, ठीक। और ये सारे सेल इनिशियली एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। बट दीज सेल देन एक्वायर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्म अ डिफरेंट टिश्यू। पर धीरे धीरे ये जो सेल होते हैं ये अलग अलग एक्वायर एबिलिटीज कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर करते हैं और अलग अलग टिश्यू बनाना शुरू करते हैं। इनिशियली सेल तो एक ही था, उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, फिर ये मल्टीप्लाइड हुए हुए सेल अपने आप के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करके डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं, जैसे कि नर्व का टिश्यू, बोन का टिश्यू, ब्लड का, ये सारे। और हर टिश्यू का आपको पता है अलग फंक्शन होता है। नाउ दीज डिफरेंट टिश्यूज, अब ये जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं ये एक दूसरे के साथ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ। उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम अलग अलग हमारे बॉडी के ऑर्गन के सिस्टम को बोलते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? एक सेल से हुआ। अलग अलग सेल ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, फिर उससे आपके टिश्यू बने। अब टिश्यू ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डेवलप किया, ठीक है। जो रिजल्ट होता है हमारे अलग अलग डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी और अलग अलग जो हमारे सिस्टम है बॉडी के फंक्शनिंग के, उसके। अब जब सिमिलर सेल ऑफ जाइगोट चेंज टू फॉर्म अ डिफरेंट टिश्यू लाइक नर्व एंड बोन, अब इनको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। जब ये एक जैसा ही सेल थे पर उसने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को, एक ही अलग अलग जाइगोट जो था उसने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को अपना के जो अलग अलग टिश्यूज बनाए, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब डिफरेंशिएशन मींस दैट जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, जनरल से स्पेसिफिक होता चला जाता है, ठीक है। जैसे कि इनिशियली क्या था? एक जाइगोट था, वो तो सिंपल था,
जनरल था, पर फिर क्या हुआ, वो कॉम्प्लेक्स उसने ऑर्गन बनाए, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बनाए। और पहले तो जनरल था, फिर स्पेसिफिक, एक सेल का शायद कुछ और काम होगा, एक टिश्यू का दूसरे टिश्यू का कुछ और काम होगा। ठीक है। इन द अबव प्रोसेस से डेवलपमेंट हैज बीन प्रोसीड फ्रॉम आइडेंटिकल सेल टू कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जैसे मैंने बताया आइडेंटिकल सेल थे, फिर उससे वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बन गए, और फिर उसके हिसाब से हर टिश्यू का अपना अलग एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। अब ये जो डिफरेंट टिश्यूज थे, इन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया और एक स्पेसिफिक सिस्टम डेवलप किया। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है। जब अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज एक साथ इकट्ठा होके एक कोऑर्डिनेट करके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स टू फॉर्म अ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग टिश्यूज एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। बिहेवियर पैटर्न, इट इज ऑल्सो रेफर्स एज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न दैट रिजल्ट इन हाईली कॉम्प्लेक्सिटी। सेम वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। अब जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का है, वो डेवलपमेंट के हर एरिया में आपको नजर आएगा। क्रिटिकल पीरियड, there are some period in the life of the child that are crucial for development and learning. During this period, if the child has a favorable experience, her development will be fostered. If in these period experience are unfavorable, development suffer. चलिए, तो जो क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चे के लाइफ के अंदर, वो उसके डेवलपमेंट और लर्निंग को इफेक्ट करता है। अगर डेवलपमेंट के टाइम में पीरियड जो है, वो जो टाइम पीरियड है वो फेवरेबल हुआ, उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। और एक्सपीरियंसेस फेवरेबल नहीं थे, विरुद्ध थे, तो डेवलपमेंट सफर करेगा। एट द टाइम डैमेज डन बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल में बी इरिवर्सिबल। अब कभी कभी ये जो डेवलपमेंट के दौरान जो अनफेवरेबल एक्सपीरियंस होते हैं, वो इतना बड़ा डैमेज कर देते हैं कि वो इरिवर्सिबल होता है, वापस हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। दिस पीरियड व्हेन अ चाइल्ड इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू द कंडीशन इन हर एनवायरनमेंट आर रेफर्ड एज अ क्रिटिकल पीरियड और अ सेंसिटिव पीरियड। अब ये डेवलपमेंट का वो पीरियड जब बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऐसा होता है जब उस कंडीशन को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है, एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे ये डेवलपमेंट को, तो ऐसे पीरियड को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पीरियड और सेंसिटिव पीरियड। तो हमें क्रिटिकल पीरियड में अब आप बताइए, क्रिटिकल पीरियड में हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए बच्चे को जो फेवरेबल हो, क्योंकि क्रिटिकल पीरियड में अगर आप उसको अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर दोगे तो उसका डेवलपमेंट इफेक्टेड होगा ही होगा। इज दैट पीरियड इन लाइफ एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हैज द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द डेवलपमेंट। क्रिटिकल पीरियड वही होता है जहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। अब इस पीरियड के अंदर जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होता है वो उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे। अच्छा होगा तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा, खराब होगा तो डेवलपमेंट बहुत खराब हो सकता है। सच पीरियड है क्रिटिकल, और ये पीरियड बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्किल सिखाने के लिए, उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत डेवलप इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन्फ्लुएंस कौन कौन चीजें करती है डेवलपमेंट पे, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट, हमें जैसा कि बात की थी, एनवायरनमेंट जो होता है एक्सटर्नल कंडीशन होती है जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। तो प्रीनेटल पीरियड जब होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब कौन से एनवायरनमेंट है, प्रीनेटल एनवायरनमेंट होता है। जो फ्यूटस बहुत सारे, मदर कैसा खाना खा रही है, मदर फिजिकली वीक है, ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है, नहीं कर रही है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर बीमार हुई, मदर ने ड्रग कंज्यूम किए, मदर की फीलिंग कैसी थी, मदर के इमोशन कैसे थे प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सारे वो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो बच्चे को इफेक्ट करते हैं जब वो प्रीनेटल स्टेज में होता है, यानी कि माँ के गर्भ में होता है। अब एनवायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर, पोस्ट नेटल। अब जब बच्चे का बर्थ हो गया उसके बाद कौन सी चीजें उसको इफेक्ट करेगी, तो इसमें आता है आफ्टर द बर्थ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइल्ड है मेनी वेज। जैसे कि उसका सोशल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट इफेक्ट होगा, जैसे कि कहाँ रहता है, सराउंडिंग कैसा है, हॉस्पिटल कैसा था, इलेक्ट्रिसिटी कैसे थी, मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें जो उसके, कैसा खाना खाता है, काम कैसा करता है, इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, कंडीशंस, ये सब चीज़ें सोशल एनवायरनमेंट में बच्चा कैसा है, साइज क्या है, फैमिली का साइज क्या है, जेंडर बच्चे का क्या है, कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, रिलीजन कौन सा है, सोशल क्लास क्या है, ये सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो बच्चे के पोस्ट नेटल डेवलपमेंट होता है, बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद। तो खाना, रहना, कंडीशन, एनवायरनमेंट, वातावरण, तापमान, गर्मी, सर्दी, मीडिया का इफेक्ट क्या है, साउंड कैसा है, घर का एटमॉस्फेयर क्या था, वो सब चीजें उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। ये पोस्ट नेटल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। अब जो हेरिडिटी होता है वो भी एनवायरमेंट को इफेक्ट, बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। अब हेरिडिटी में क्या आता है, ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये पेरेंट्स से बच्चे को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि बच्चे के बाल कैसे होंगे, स्किन कलर क्या होगा, स्किन कैसी होगी, आईज कैसी होगी, नाक की शेप कैसी होगी, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीजें हेरिडिटी से आती है। ठीक है। उसकी मेंटल कैपेसिटी कैसी होगी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है, ये भी काफी हद तक हेरिडिटी इफेक्ट डिसाइड करती है। ये जो जीन्स होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक लेकर अपने पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, और ये एक तरह से कोड कैरी करते हैं बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल।
और यही डेवलपमेंट के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसको भी जीन्स के थ्रू ही जीन्स ही इफेक्ट करते हैं हर एज के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का। और हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।